हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ पॉलिटी की अगली क्लास लेकर। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट एंड उसके बाद हम लोग कवर करेंगे कैग। आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट और कैग इसको बारे में हम लोग देखने वाले हैं। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। गुड मॉर्निंग चंद्रेश, चंदन, अभिषेक, आकांक्षा, श्वेता, अजेंद्र, ओमकार, सौरभ, सचिन, सत्यम, आयुष, रोहन, निधि। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 138 तक देखा था। आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल 139, देन हम लोग देखेंगे 140, 141, है ना, 142, 143, ये सब क्या है इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट है आर्टिकल 140, आर्टिकल 139 ये बात करता है किसकी? रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार। तो याद रखिएगा, ये कहता है पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के अलावे, 32 तो है ही, आर्टिकल 32 के अलावे भी किसी प्रकार का रिट, ऑर्डर या डायरेक्शन इशू करने का पावर दे सकती है। यानी जो आर्टिकल 32 के तहत जो रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, वो तो करता ही है। हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, को वारंटो, प्रोहिबिशन, सर्सियरी, ये 5 प्रकार के रिट आर्टिकल 32 के तहत जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। अगर पार्लियामेंट को लगता है इसके अलावे भी सुप्रीम कोर्ट के पास ये रिट जारी करने का पावर होना चाहिए, ये ऑर्डर जारी करने का पावर होना चाहिए, ये डायरेक्शन जारी करने का पावर होना चाहिए, तो पार्लियामेंट ऐसा पावर दे सकता है किसे? सुप्रीम कोर्ट को। ये कहता है कौन सा? ये कहता है आर्टिकल 139। फटाफट इसे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 138 लिख लेते हैं। आर्टिकल 138 नहीं हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 138 लिख लीजिएगा, पार्लियामेंट कैन इनलार्ज। आर्टिकल 138 ये कहता है, ये कहता है पार्लियामेंट कैन इनलार्ज, पार्लियामेंट कैन इनलार्ज जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखो एक चीज यहां पर ध्यान से मेरी बात को सुनो, पार्लियामेंट के स्ट्रेंथ को कौन बढ़ा सकता है? सुप्रीम कोर्ट। सॉरी, जो सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रेंथ को कौन बढ़ा सकता है? पार्लियामेंट। अगर उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो भी पार्लियामेंट बढ़ा सकता है, लेकिन इसका अगर जुरिस्डिक्शन बढ़ाना है, अगर इसके जुरिस्डिक्शन को क्या करना है और इंक्रीज करना है, और केसेस को अगर इसमें शामिल करना है, ये जो केस है ये भी सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सॉल्व करेगा। इस केस की भी सुनवाई कहां पर हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। तो जो पार्लियामेंट है वो क्या कर सकती है? कानून के द्वारा इस सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को क्या कर सकती है? बढ़ा सकती है। आर्टिकल 128 हर आर्टिकल हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ठीक है, इसलिए मैंने आर्टिकल 128 नहीं कराया। अगर आपको जानना है आर्टिकल 128, तो आर्टिकल 128 में यह है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो किसी रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज को, है ना, एक्टिंग जज अपॉइंट कर सकते हैं। अगर वो चाहें तो एक्टिंग जज के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं उसे, है ना, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को, ठीक है, ये है उसमें, लेकिन वो उतना जरूरी नहीं है।
नेक्स्ट है आर्टिकल 140। यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताइए। हाँ जी, यहां तक किसी को कोई समस्या? लास्ट का हिंदी लिख लीजिएगा। संसद सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकती है। संसद सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बढ़ा सकती है। नेक्स्ट है आर्टिकल 140। 140 जो है इसको हम लोग बोलते हैं एंसिलियरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एंसिलियरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट का क्या मतलब है? याद रखिएगा, ऐसा कोई मैटर जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है, उन मैटर में पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को पावर दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट को पावर दे सकते हैं। यानी कि ऐसा कोई मैटर जिसका मान लीजिए संविधान में कहीं पर कोई उल्लेख नहीं, उन मैटर में जो है पार्लियामेंट क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट को वो पावर दे सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ये आपके पास ये पावर रहेगा, है ना। इसके बाद की बात करते हैं आर्टिकल 141। ये कहता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर कोई लॉ, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर कोई लॉ, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर कोई लॉ भारत के अंदर सभी न्यायालय पर लागू होगा, एक्सेप्ट आर्मी कोर्ट। सभी न्यायालय पर लागू होगा एक्सेप्ट आर्मी कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट अगर कोई लॉ डिक्लेयर करता है, कोई जजमेंट देता है, वो लॉ वो जजमेंट भारत के अंदर जितने भी न्यायालय हैं सभी न्यायालय पर क्या हो जाता है? वो लागू हो जाता है, एक्सेप्ट कौन सा? एक्सेप्ट याद रखिएगा आर्मी कोर्ट। आर्मी कोर्ट पर वो लागू नहीं होगा। ठीक है। 29 अप्रैल से हो रहा है केजीएस यूजर्सी, है ना, 29 अप्रैल से। चलें आगे। नहीं, वहां पे अपना आपको पक्ष रखना होता है। ठीक है। आर्टिकल 140 को रिपीट कर दूं। आर्टिकल 140 मैंने ये बताया है कि ऐसा कोई मसला है, ऐसा कोई मुद्दा है जिसमें हमारे संविधान में वर्णित नहीं है कि इस मामले की सुनवाई कहां पर हो, इस मामले को कहां पर सुना जाएगा, ऐसा कोई वर्णन नहीं, ऐसा कोई मसला आ जाए तो पार्लियामेंट जो है कह सकता है कि ऐसे मसलों पर जो है, ऐसे मुद्दों पर जिसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है ना, उसकी सुनवाई कहां पर होगी? उसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में होगी। ठीक है। तो वो सुप्रीम कोर्ट का क्या है? एंसिलियरी पावर है। ठीक है। तुम क्या बताना चाह रहे हो गोलू? अब क्या बताना क्या चाह रहे हैं ये बताइए। तो दिया था तो उसमें क्या तो दे सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। हाँ, यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे। अगला आर्टिकल 142। याद रखिएगा आर्टिकल 142 क्या है? डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति। ठीक है।
आर्मी कोर्ट को मैंने बोला गोलू कि आर्मी कोर्ट को ऑर्डर नहीं दे सकती है। एनडीए का रिक्रूटमेंट क्या आर्मी कोर्ट के द्वारा किया जाता है? बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है वहां पर सोहेल, और ऐसे वाहियात सवाल आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। आपको इतना एनालिसिस अगर करना है इस चीज के ऊपर कि आर्मी कोर्ट में क्या होता है नहीं होता है, तो आप पूरा डाल लीजिए कि प्रोसीडिंग्स ऑफ आर्मी कोर्ट, आपको पूरा डिटेल पता चल जाएगा। यहां पर हम आर्मी कोर्ट से रिलेटेड चीजों को नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहां पर सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं, है ना। और आर्मी कोर्ट से रिलेटेड ऐसी चीजें आपसे नहीं पूछी जाती कि आर्मी कोर्ट में कौन केस लड़ता है, कौन नहीं लड़ता है, क्या प्रोसेसिंग, कौन जज होता है, ऐसा कोई सवाल नहीं बनता है। आर्मी कोर्ट का क्या कंपोजिशन होता है, ऐसा कुछ कोई सवाल नहीं बनता है, ठीक है। तो बेवजह मतलब ऐसे इरेलीवेंट क्वेश्चन पूछते हैं जिसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता है ना। वुमन एंट्री, बिल्कुल मैंने बताया कि वुमन एंट्री के लिए कोर्ट ने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया था? आर्मी कोर्ट को दिया था। आर्मी कोर्ट रिक्रूटमेंट करती है एनडीए के लिए, आपका एग्जाम आर्मी कोर्ट कंडक्ट कराती है, बताओ। हाँ गोलू, तुम जो एनडीए का पेपर दोगे आर्मी कोर्ट ने ये रिक्रूटमेंट निकाला है, फिर ये कैसे लगा कि वुमेन एंट्री जो हुआ उसमें आर्मी कोर्ट को ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? कहां से ये तुम्हारे दिमाग में आया? आर्टिकल 142 ये क्या है? डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति। अब यहां पर देखिए हम लोग बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति, और यहीं पर हम लोग चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट इस पावर का यूज बहुत रेयरली करती है। सुप्रीम कोर्ट इस पावर का यूज अक्सर नहीं, बहुत कम केसेस में करती है, जब सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि कोई भी मैटर चल रहा है, किसी भी तरह का कोई मैटर हो, कहीं पर भी कोई मैटर चल रहा हो, वो किसी कोर्ट में चल रहा हो, है ना, कि कोर्ट के बाहर चल रहा हो, कहीं पर भी कोई मसला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में, सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में वो मसला आ जाता है और सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है यहां पर कंप्लीट इनजस्टिस हो रहा है, यहां पर पूर्ण अन्याय हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट फिर क्या करता है? आर्टिकल 142 के पावर को रिवॉक करेगा, आर्टिकल 142 के पावर को यूज करेगा और कहेगा किसी को भी भारत के अंदर कि ये हमारा ऑर्डर है और इसको तुम्हें इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो तुम्हें दंड दिया जाएगा कोर्ट की तरफ से। और इसका सबसे रिसेंट जो मसला है वो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन वाला मसला है। चंडीगढ़ मेयर के इलेक्शन में जो वहां के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, जो चुनाव करा रहे थे, उसने जो धोखाधड़ी करी, जो उसका पूरा रिकॉर्ड जब देखा गया, पूरा जब रिकॉर्ड देखा गया तो कंप्लीट इनजस्टिस है। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या किया? इस आर्टिकल 142 के पावर का यूज किया और कहा ये जो है तुम्हारा इलेक्शन, ये इलेक्शन कैंसिल है और इसका जो कैंडिडेट है ये बनेगा वहां का मेयर, और तुम जवाब दो। जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर थे, जो चुनाव करा रहे थे, उनको कहा कि तुम जवाब दो, तुमने ऐसा क्या क्यों किया और क्यों तुम्हें सजा नहीं दी जाए, ऐसा तुम क्या करो, जवाब दो। ऐसा ही एक मसला था यूनियन कार्बाइड केस का। यूनियन कार्बाइड केस कौन सा? तो आपने सुना होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी। 2 से 3 दिसंबर की रात 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी होती है और वहां पर कई सारे लोग उस गैस, एक गैस होता है मिथाइल आइसोसाइनेट, इस मिथाइल आइसोसाइनेट के लीकेज के कारण कई सारे लोगों का वहां पर क्या हो जाता है, डेथ होता है। कई सारे लोग मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड हो जाते हैं और उस मामले में भी लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए यूनियन कार्बाइड केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल 142 के पावर का यूज किया। एक व्यक्ति था जो आई थिंक राजीव गांधी का एक क्या था, किलर था, मतलब जिसको राजीव गांधी मतलब किलर के केस में मतलब वो जेल में था, केजी परारीवलन। उसके मामले में कंप्लीट जस्टिस दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज किया है। इसके बाद जो अयोध्या टेंपल, जो अयोध्या राम मंदिर वाला जो वर्डिक्ट है, वहां का जो जमीन का जो मुद्दा था, उस पर निर्णय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस आर्टिकल 142 का क्या किया है, यूज किया है। ओके मनु, आई थिंक आप
वो क्या कहते हैं, ध्रुव राठी और इस तरह की वीडियोस ज़्यादा देखते हैं, यूट्यूब और मतलब टेली व्हाट्सएप पे ज़्यादा एक्टिव हैं आप, है ना। तो किताब पढ़िए, इस तरह के उनसे दूर रहिए, है ना। और अगर आपको चीज़ें देखनी ही है ना, तो अब कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है, राज्यसभा टीवी देखिए, है ना। इस तरह के जो लोग होते हैं ना, आजकल के न्यूज़ चैनल को भी मत देखिए, ठीक है, क्योंकि वो सभी क्या होते हैं, फंडेड होते हैं, ठीक है। उनको पैसा दिया जाता है अलग अलग तरीका, अलग अलग चीज़ों के द्वारा। कोई अगर अच्छा बोल रहा है तो उसके लिए भी पैसा दिया जा रहा है, कोई खराब बोल रहा है तो उसके लिए भी फंडिंग हो रहा है। तुमको क्या करना है, डिफेम करना है इसको। कोई भी अगर पैसा, किसी को पैसा दिया जा रहा है कि आपको इसको अच्छा दिखाना है, ठीक है, इन सब चीज़ों से दूर रहो, है ना। एग्जाम में जो चीज़ पूछा जाता है उस पर फोकस करिए, ठीक है ना। चलिए, तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट किसी भी मैटर में कंप्लीट जस्टिस दिलाने के लिए, कंप्लीट जस्टिस यानी पूर्ण न्याय, सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि अगर इसमें कंप्लीट जस्टिस नहीं मिल रहा है, पूर्ण न्याय नहीं मिल रहा है ना, कंप्लीट जस्टिस दिलाने के लिए इस पावर का यूज कर सकते, इस पावर का यूज करती है। कब कब इसका एग्जाम्पल, कब कब हुआ है इसका यूज, तो इसका यूज जो हुआ है कब कब हुआ है, तो याद रखिएगा एग्जाम्पल में कब कब इसका यूज हुआ है। तो पहला यूनियन कार्बाइड केस, एक याद रखिएगा अभी रिसेंट में चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के मामले में, तीसरा अयोध्या वर्डिक्ट में, जो अयोध्या का जो वर्डिक्ट था, जमीन वाला जो मुद्दा था, उस पर निर्णय देने में, हाँ जी हीना जी। चौथा केजी परारीवरन केस में। इसके बाद एक बार मणिपुर के एक एमएलए को डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा रहा था, एंटी डिफेक्शन, जबकि उसने पार्टी चेंज करी थी, है ना। मणिपुर का एक एमएलए था, उसने पार्टी चेंज करके दूसरी पार्टी को ज्वाइन किया। वहां पर जो वहां का प्रेजाइडिंग ऑफिसर था, उसने उस एमएलए को डिस्क्वालीफाई नहीं किया, जब क्योंकि वो गवर्नमेंट में उसको मिनिस्टर का पद दिया गया था। हाँ, तो उस मसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने फिर आर्टिकल 142 का यूज किया था और कहा था कि ये जो एमएलए है उसको क्या करो, डिस्क्वालीफाई करो और उसको मिनिस्टर के पद से हटाओ। और उसको एमएलए को आदेश दिया था कि तुम गलती से भी अब उसमें इंटर मत कर जाना, तुम डिस्क्वालीफाई किए जाते हो, किससे, एमएलए के पद से। प्रियतम जी, ये हो रहा है 29 अप्रैल को हो रहा है, 29 अप्रैल को, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? उसमें जो भी उसके क्या कहते हैं, जिनको भी मतलब उससे नुकसान हुआ था, उससे उनको कंपनसेशन देने की बात कही थी, इतना इतना कंपनसेशन आपने देना है ना। यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी उसको कहा था कि जिससे भी उसको, जिसके भी लोगों की डेथ हुई है, जिन लोगों की जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनको क्या देना है, आपको कंपनसेशन देना है, ठीक है। चंडीगढ़ के बाद लिखा है मेयर, है ना। तुमको अच्छा,
पेपर 2 के लिए तो आपका पेपर 2 स्टार्ट होगा, है ना, पेपर 2 भी स्टार्ट होगा रोशन जी, ऐसा नहीं है, ठीक है। पहले जो अभी जीएस कंप्लीट हो रहा है ये सब कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका पेपर 2 भी स्टार्ट हो जाएगा, चिंता मत करिए। आगे चला हम लोग, इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल 143। यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी है तो बताइए। ठीक, नेक्स्ट आर्टिकल 143। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्र अधिकार। ठीक, 4 वाला एग्जाम्पल केजी परारीवरन केस, ये इंदिरा गांधी का एक जो मतलब क्या कहते हैं किलर में से एक था, है ना, उसको कंप्लीट जस्टिस दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसका यूज किया था, है ना, उस मसले में भी। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 143, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकारी क्षेत्र अधिकार। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट किसी मैटर पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, या आपको मैंने ऑलरेडी प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में भी बताया है। सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए मिनिमम 5 जज के बेंच का, मिनिमम 5 जज के बेंच का, यानी 5 जज के पीठ का गठन करती है। याद रखिएगा, अगर कोई मैटर, अगर कोई मैटर संविधान के लागू होने के पहले का है, संविधान के लागू होने के पहले का है, तो सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट को, सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रेसिडेंट को एडवाइस देना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रेसिडेंट को एडवाइस देना जरूरी नहीं। यानी कि प्रेसिडेंट को मान लीजिए किसी भी बिल के ऊपर, किसी भी मैटर के ऊपर कंफ्यूजन है, गवर्नमेंट कंफ्यूजन है, गवर्नमेंट कहेगी प्रेसिडेंट को कि डियर प्रेसिडेंट प्लीज, ये जो इस मैटर है ना, इस मैटर पर आप सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लीजिए कि क्या सुप्रीम कोर्ट का क्या मानना है इस पे। प्रेसिडेंट कहेंगे ठीक है, वो भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस के लिए। सुप्रीम कोर्ट देखेंगे ये जो मसला है संविधान के लागू होने के पहले का है या संविधान होने के लागू होने के बाद का है। सॉरी, देना जरूरी है, यहां पर मैंने उल्टा लिख दिया है ना। अगर कोई मसला हमारे संविधान के लागू होने के पहले का है, वो देखेंगे कि ये जो मसला है ये हमारे संविधान के लागू होने के पहले का है या बाद का है। वो देखेंगे अच्छा ये तो मसला हमारे संविधान के लागू होने के पहले का। और जब भी कोई मसला हमारे संविधान के लागू होने के पहले का होता है तो राष्ट्रपति को, मतलब जो मतलब सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के लिए राष्ट्रपति को सलाह देना जरूरी होता है कि नहीं, इस पर तो हमें सलाह देना ही पड़ेगा क्योंकि ये संविधान के लागू होने के पहले का मुद्दा है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। लेकिन अगर कोई मसला हमारे संविधान के लागू होने के बाद का होता है, अगर कोई मैटर हमारे संविधान के लागू होने के बाद का है तो उस पर राष्ट्रपति को सलाह देना जरूरी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के लिए। ठीक है, तो पहले आप इतना लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे, अगले पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं।
चला आगे। किसी को कोई दिक्कत? ठीक। नेक्स्ट याद रखिएगा आप, सवाल अगला पॉइंट जो है, अगर कोई मैटर संविधान के लागू होने के बाद का है, अगर कोई मैटर संविधान के लागू होने के बाद का है, अगर कोई मैटर संविधान के लागू होने के बाद का है, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रेसिडेंट को एडवाइस देना मैंडेटरी नहीं है। प्रेसिडेंट को एडवाइस देना जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। याद रखिएगा, अगर कोई मैटर, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई मैटर इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट से संबंधित है, इंटरनेशनल ट्रीटी यानी अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौतों से, इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट से संबंधित है, अगर कोई मैटर मान लीजिए जैसे इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता 1960 भारत और पाकिस्तान के बीच में साइन हुआ है। मान लीजिए भारत ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कोई ट्रीटी है उस पर साइन किया है, या फिर क्या कहते हैं यूएन का कोई ट्रीटी है उस पर साइन किया है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संधि या अंतरराष्ट्रीय समझौतों से रिलेटेड अगर कोई मैटर है, अगर कोई मैटर इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट से संबंधित है, तो सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रेसिडेंट को एडवाइस देना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रेसिडेंट को एडवाइस देना जरूरी है। आप कहेंगे सर बराबर है, लेकिन ये बताइए कि क्या सुप्रीम कोर्ट अगर कोई एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई सलाह देता है राष्ट्रपति को, क्या उस सलाह को मानना आवश्यक है? क्या उस एडवाइस को मानना जरूरी है? याद रखिएगा, प्रेसिडेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट के सलाह को मानना आवश्यक नहीं है। प्रेसिडेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट के सलाह को मानना जरूरी नहीं है। प्रेसिडेंट मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों एक आर्टिकल बस याद रखिएगा आप, और आर्टिकल 145, आर्टिकल 145 बात करता है किसकी? रूल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सर्वोच्च न्यायालय के क्या रूल्स हैं, ये क्या नियम है ना। सर्वोच्च न्यायालय किन नियमों पर काम करती है, किन रूल्स पर काम करती है, वो किसमें है? आर्टिकल 145 में है। सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक प्रावधानों के बारे में इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। अब हम लोग बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का जज है उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं कैसे अपॉइंट होते हैं, उसके बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या है तो बताइए। अब हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी फॉर सुप्रीम कोर्ट जज। रूल्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के नियम, सर्वोच्च न्यायालय किन नियमों के तहत काम करती है, क्या क्या रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, है ना, वो है किसमें? आर्टिकल 145। ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट द एलिजिबिलिटी ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखिए सबसे पहला क्या है? सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। आप कहेंगे सर जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी है? याद रखिएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं।
सिर्फ और सिर्फ क्या है, भारत का नागरिक होना आवश्यक है सर। और इसके बाद हाई कोर्ट में 5 साल तक जज होना चाहिए। हाई कोर्ट में 5 साल तक जज होना चाहिए। क्या सर एक ही हाई कोर्ट में होगा चलेगा क्या? एक ही हाई कोर्ट में होना चाहिए क्या? नहीं, एक या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में हो, लेकिन 5 साल तक न्यूनतम वो क्या हो, हाई कोर्ट में जज हो, तो वो एलिजिबल है किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। सर अगर कोई मान लीजिए कि 5 साल तक हाई कोर्ट में जज नहीं है, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकता है? याद रखिएगा, बन सकता है। अगर आप ये नहीं है तो क्या होना चाहिए? या हाई कोर्ट में 10 साल तक क्या हो, वकील हो, हाई कोर्ट में क्या हो, 10 साल तक आप एडवोकेट हो। सर क्या एक ही हाई कोर्ट में होना जरूरी है? एक या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में हो सकता है, लेकिन आप हाई कोर्ट के जज क्या हो, एडवोकेट हो 10 साल तक, आप एलिजिबल हैं किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। सर अगर कोई मान लीजिए हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील भी नहीं है और ना कोई 5 साल तक हाई कोर्ट में जज है, सर इस परिस्थिति में क्या कोई सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकता? याद रखिएगा, तो भी बन सकता है। सर ये कैसे बनेगा? तो या प्रेसिडेंट के व्यू में, किसके व्यू में? प्रेसिडेंट के ओपिनियन में, या प्रेसिडेंट के व्यू में, या प्रेसिडेंट के आई में, प्रेसिडेंट के नजर में एक प्रख्यात एमिनेंट जुरिस्ट हो या प्रख्यात न्यायविद हो, यानी लॉ का एक बड़ा जानकार हो। प्रेसिडेंट को लगता है कि यह व्यक्ति हमारे जुडिशियरी में आके बहुत चेंजेस कर सकता है, क्योंकि इसके पास लॉ की बहुत जानकारी है, इसके पास लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन इसका बहुत नॉलेज है, और ये अगर हमारी जुडिशियरी में काफी अच्छा कर सकता है, तो इसको हम सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट करें। अगर किसी के पास ये सारी योग्यताएं हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट हो सकता है। लेकिन क्या सर कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं है क्या इसके लिए? क्या सर कोई मिनिमम एज लिमिट ही नहीं है इसके लिए? याद रखिएगा, नो, हमारा संविधान ऐसा कोई मिनिमम एज लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं करता किसके लिए? फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। ओके, अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे, सर हाउ दे आर अपॉइंटेड। आखिर ये सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं ये अपॉइंट कैसे होते हैं? आर्टिकल 124 क्लाउज 2, उसमें मैंने आपको बताया था दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट को अगर ऐसा लगता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज से क्या लेनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए, तो उनको लगेगा कि अगर हाँ इससे सलाह लेना है तो वो सलाह ले सकते हैं। अब इसको लेकर कई सारे केसेस आते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो पहले आप इसे लिखिए, फिर हम लोग चलते हैं, बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नहीं आयुष मिश्रा जी, ठीक, बिल्कुल होते हैं शिवम जी, ठीक है। हिना थोड़ा इंतजार करो, क्या कहते हैं अभी पता चलेगा, है ना? लास्ट में पूछना शुभम, लास्ट में पूछ लेना। ठीक है, नहीं हमारा जो मतलब संविधान है ना वो ये नहीं कहता, वो कहता है हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील है ना? हमारा संविधान ये कहता है ना? ठीक है चंद्रेश, जो हमारा संविधान कहता है वही आपको याद रखना। और कोई अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का वकील है ना, सिंपली वो सिंपल अगर सुप्रीम कोर्ट का वकील है तो वो किसी भी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है, वो ऑलरेडी हाई कोर्ट का वकील है, तभी वो सुप्रीम कोर्ट का के अंदर मतलब वो पहुंचा है ना? अभी थोड़ा सा लोटा, है ना, ध्यान थोड़ा सा मतलब अभी पेशेंस रखो, एक एक चीज समझेंगे हम लोग। अब बात करते हैं
अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कैसे होती है इसे हम पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। या का मतलब क्या होता है विशाल, एंड और इसमें आपको फर्क पता होगा आई थिंक, है ना। मैंने क्या बताया, अगर कोई 5 साल तक पूरा इतने अच्छे से मैंने समझाया है, अगर 5 साल तक कोई सुप्रीम हाई कोर्ट में जज नहीं है तो क्या वो बन सकता है, मैंने पूरा डिटेल में एक एक चीज बताया आपको, तो भी वो बन सकता है। तो अगर उसके लिए फिर क्या होना पड़ेगा, उसको हाई कोर्ट में 10 साल तक वकील होना पड़ेगा। मैंने बताया अगर कोई ये भी नहीं है तो अगर राष्ट्रपति के व्यू में अगर वो क्या है, एक फेमस, एक एमिनेंट लॉ का एक बहुत अच्छा जानकार है, तो भी वो अपॉइंट हो सकता है। तो कई बार आप लोग क्या होता है ना, बेवजह इरेलीवेंट डाउट भी पूछते हैं और अपना साथ साथ मेरा भी समय बर्बाद करते हैं। कोई नहीं, हम लोग आता है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब इसको लेकर क्या है, कई सारे मसले हैं। सबसे पहला केस आता है सुप्रीम कोर्ट में एसपी गुप्ता केस इन 1981। जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में एक केस आता है एसपी गुप्ता केस 1981, और यहां पर सवाल पूछा जाता है। एक वर्ड होता है कंसल्टेशन और एक होता है कंकरेंस। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। कंसल्टेशन का मतलब होता है सलाह और कंकरेंस का मतलब होता है सहमति। यहां पर सवाल पूछा गया, जो प्रेसिडेंट नॉर्मली क्या होता था, तो प्रेसिडेंट जो अभी तक जो जजेस अपॉइंट हो रहे थे, अभी तक जो जजों का अपॉइंटमेंट हो रहा था उसमें सुप्रीम प्रेसिडेंट अगर मन होता था तो सलाह लेते थे, मन नहीं होता था सलाह नहीं लेते थे। किससे? सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, हाई कोर्ट के जजेस से, मंत्रिपरिषद के सलाह से किसी को भी जज अपॉइंट कर दिया जाता था, जो भी मतलब उसको के लिए क्या है, एलिजिबल है। 1981 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आता है एसपी गुप्ता केस, और इसमें पूछा जाता है, ये जो हमारे संविधान के अंदर जो आर्टिकल 142 क्लाउज 2 है, जिसमें कि ये कहा गया है कि प्रेसिडेंट जब भी जज को अपॉइंट करेंगे तो वो क्या करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों से क्या करेंगे, सलाह लेंगे। अगर वो नेसेसरी समझे तो, अगर उनको जरूरी लगता है तो। सुप्रीम कोर्ट कहती नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सामने 2-3 सवाल रखा गया। पहला सवाल यह रखा गया, क्या प्रेसिडेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों से सलाह लेना आवश्यक है अगर वो किसी जज को अपॉइंट कर रहे हैं तो? पहला सवाल था इस केस में। दूसरा सवाल यह पूछा गया, क्या प्रेसिडेंट के लिए जो भी सलाह है, क्या उस सलाह को मानना जरूरी है क्या? अगर प्रेसिडेंट को अगर कोई सलाह दी जाती है, क्या उस सलाह को मानना प्रेसिडेंट के लिए आवश्यक है क्या? और तीसरा सवाल पूछा गया, क्या प्रेसिडेंट किसी भी हाईकोर्ट के जज को, ट्रांसफर ऑफ हाईकोर्ट जजेस हम लोग पढ़ेंगे जब आर्टिकल 222 पढ़ेंगे, तब वहां पर पढ़ेंगे हाईकोर्ट के जजों का ट्रांसफर कैसे होता है। तो ये पूछा गया कि हाईकोर्ट के जजों को क्या उसके इच्छा के विरुद्ध ट्रांसफर किया जा सकता है क्या? ये 3 सवाल पूछा गया, और इसको हम लोग बोलते हैं, इसी केस को जाना जाता है पॉपुलरली किस नाम से, फर्स्ट जजेस केस के नाम से जाना जाता है, फर्स्ट जजेस केस। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कंसल्टेशन जो है, कंसल्टेशन मींस क्या है, कंकरेंस है। ठीक, जो कंसल्टेशन है, कंसल्टेशन का मतलब क्या है, यहां पर कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं, सॉरी, कंसल्टेशन का जो है, कंसल्टेशन ये कंकरेंस ये अलग अलग चीज है। यानी कि प्रेसिडेंट को सलाह लेना है ले, और उस सलाह को मानना जरूरी नहीं है, उस सलाह के अकॉर्डिंग काम करना आवश्यक नहीं है। यानी कि कंसल्टेशन अलग है, कंकरेंस अलग है। यहां पर कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरा कहा यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कि हाईकोर्ट के जज को उनके विल के अगेंस्ट, यानी उनकी इच्छा के विरुद्ध, उनकी इच्छा के विरुद्ध ट्रांसफर किया जा सकता है।
ट्रांसफर किया जा सकता है, क्योंकि इस समय जो दौर था ये 1981 वाला जो दौर था, ये दौर था इंदिरा गांधी का, इंदिरा गांधी पावर में। और इंदिरा गांधी का कहना था कि जो जुडिशियरी है, जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव के प्रति क्या होनी चाहिए, कमिटेड होनी चाहिए। अगर जो लेजिस्लेटिव है उसके प्रति कमिटेड होनी चाहिए जुडिशियरी को। अगर पार्लियामेंट कोई कानून पारित कर दे तो जुडिशियरी उसमें आकर बेवजह उसके ऊपर सवाल खड़ा ना करे। अगर एग्जीक्यूटिव कोई डिसीजन ले ले तो उसके ऊपर जुडिशियरी कोई सवाल खड़ा ना करे। जुडिशियरी सिंपली क्या करे, उसमें हामी भर दे अगर एग्जीक्यूटिव के द्वारा कोई डिसीजन लिया जा रहा है तो। इसके बाद फिर ये मसला चलता रहा चलता रहा चलता रहा, ठीक है। कंसल्टेशन कंकरेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन फिर ये मामला बढ़ता है कब, ये फिर से आता है केस एक, कौन सा, 1993, जिसे हम लोग बोलते हैं इस्कारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, और उसे जाना जाता है सेकंड जजेस के केस के नाम से, सेकंड जजेस केस। उसमें क्या हुआ, क्या मसला हुआ, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। पहले आप लोग इतना लिखें, फिर चलते हैं इसके आगे। सॉरी, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, नेक्स्ट है दूसरा केस। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इस्कारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नाइनटीन 93, और इसको नाम दिया गया, मतलब ये इस्कारा का पूरा मतलब क्या है समझिएगा, इसी को इस्कारा केस भी कहते हैं। यहां पर इस्कारा का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन, ये इस्कारा का पूरा मतलब है। इस्कारा का पूरा मतलब है, पूछते नहीं है, बट अगर आपको याद रखना है तो याद रख सकते हैं। कंकरेंस का मतलब होता है अगर कोई सलाह दिया जा रहा है, मान लीजिए मैंने जो सलाह दी, आपको उसी सलाह के अकॉर्डिंग काम करना है, आपके पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो यानी कि यहां पर क्या है, कंसल्टेशन जो वो कंकरेंस है। अगर मैंने सलाह दी, आप उस सलाह के अकॉर्डिंग काम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, इसका मतलब ये जो हमारा कंसल्टेशन है वो कंकरेंस नहीं है। आ गया बात समझ में? अगर मैंने कहा कि तुम क्या करो, डेली एक टेस्ट लगाओ, मैंने एक सलाह दी, अगर तुमको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो, अगर ये मेरा सलाह बाइंडिंग है, तुमको मानना है, तो इसका मतलब क्या है, मेरा सलाह जो वो कंकरेंस है तुम्हारे लिए। ठीक, अगर मैं दूं सलाह और मानना तुम्हारे लिए मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है, तो इसका मतलब ये जो मेरा सलाह है वो तुम्हारे लिए कंकरेंस नहीं है। आ गया समझ में? इसी को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड जजेस केस कहते हैं, सेकंड जजेस केस। और इस सेकंड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कंसल्टेशन वहां पर है, कंसल्टेशन का मतलब क्या है, कंसल्टेशन का मतलब क्या है, यहां पर कंकरेंस है। यानी कि यहां पर सलाह का मतलब क्या है, कंकरेंस है। यानी कि जो भी एडवाइस दिया जाएगा प्रेसिडेंट को, किसके द्वारा, इन जजों के द्वारा, उस सलाह को मानना क्या है, जरूरी है, और सलाह लेना भी क्या है, जरूरी। बिना सलाह लिए प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपॉइंट नहीं कर सकते हैं। और यहीं पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है प्रेसिडेंट को, तो प्रेसिडेंट को किससे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज, 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट से क्या करेंगे, सलाह लेंगे, तब जाकर वो क्या कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं।
और यहीं से दोस्तों इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला गया कलेजियम, और यहीं से ओरिजिन होता है किसका, कलेजियम सिस्टम का। यहीं से ओरिजिन होता है किसका, कलेजियम सिस्टम का या कलेजियम प्रणाली का, यहीं से ओरिजिन होता है। ठीक है, 1993 की बात चल रही है अभी, अभी फर्दर और कई सारे डेवलपमेंट्स हैं, अभी यहीं पर खत्म नहीं हो गया है। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करना है तो पहले प्रेसिडेंट को किससे एडवाइस लेना पड़ेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जज, इनका एक कलेजियम होगा और इनसे सलाह लेंगे, तब जाकर वो क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करेंगे। इस कलेजियम के द्वारा जो भी नाम सुझाया जाएगा उसी को प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज अपॉइंट कर सकते हैं। और यहीं से ये ओरिजिन है किसका, कलेजियम प्रणाली का, कलेजियम सिस्टम का, जो कि अभी भी वर्तमान में भी मौजूद है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो बताइए, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या। अब देखिए, यानी कि प्रेसिडेंट जो अपॉइंट करेंगे जजों को कैसे, 1993 का ही अभी केस चल रहा है, इसमें यह कहा गया कि प्रेसिडेंट कलेजियम के द्वारा सुझाए गए नाम को, प्रेसिडेंट कलेजियम के द्वारा सुझाए गए नाम को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करेंगे। अब आपके मन में सवाल उठता है, उठेगा और उठना चाहिए, जरूरी सवाल है। सर मान लीजिए कोई अगर करप्ट, अगर कोई मान लीजिए सही नहीं है, प्रेसिडेंट को लगता है ये आदमी मतलब ठीक नहीं है, ये करप्ट है, ये जुडिशियरी में आके भ्रष्टाचार कर सकता है, और प्रेसिडेंट अगर कहें कि देखिए कलीजियम साहब, ये नाम जो है ना, इस नाम को हम नहीं अपॉइंट करेंगे, ये आदमी जो है ठीक नहीं है, ये गड़बड़ है, आपने जो ये नाम भेजा है मेरे पास, तो क्या प्रेसिडेंट के पास ऐसा पावर है कि वो जो कलीजियम के द्वारा जो दी गई सलाह है उस सलाह को मना कर सकते हैं, उस आदमी के मतलब उस आदमी को अपॉइंट नहीं भी कर सकते हैं? अगर कलीजियम ने किसी नाम का सुझाव दिया कि ये पर्सन ए है, इसको आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज अपॉइंट करिए, प्रेसिडेंट के पास सिर्फ इतना ही पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा प्रेसिडेंट सिर्फ इतना कर सकते हैं कि वो एक बार उस नाम पर, मतलब उस नाम पर जो है, जो नाम भेजा गया है उस नाम पर पुनर्विचार को करने के लिए एक बार उसको वापस भेज सकते हैं, है ना। यानी प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, एक बार जो दिया गया सलाह है ना उसको रिकंसीडर करने के लिए वापस भेज सकते हैं। यानी कि प्रेसिडेंट कलीजियम के द्वारा दी गई सलाह को, प्रेसिडेंट कलीजियम के द्वारा दी गई सलाह को उचित कारण के साथ, उचित कारण के साथ, ऐसे नहीं, उसके लिए आपको कारण भी बताना पड़ेगा, उचित कारण के साथ सिर्फ एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। और सेम नाम अगर फिर से वापस दे दिया जाता है तो प्रेसिडेंट को उसे अपॉइंट करना पड़ेगा, पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद आते हैं अगले केस के ऊपर, जो नेक्स्ट केस है वो क्या कहता है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप बता सकते हो, फिर हम लोग इसके आगे मूव करेंगे।
यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो आगे देखिए। इसके बाद फर्दर डेवलपमेंट होता है थर्ड जजेस केस। थर्ड जजेस केस ये आता है 1998 में। थर्ड जजेस केस ये कब आता है? 1998 में। और इसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट कहती है, कलेजियम का मतलब होता है जजों का ऐसा समूह जो कि जजों को नियुक्ति के लिए वो नाम डिसाइड करती है कि किसको जज अपॉइंट किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का। और यहां पर फिर सुप्रीम कोर्ट कहती है इस 1998 के केस में, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट होना है, सुप्रीम कोर्ट का जज को अपॉइंट करना है, अगर सुप्रीम कोर्ट का जज अगर अपॉइंट होना है तो उसके लिए जो कलेजियम होगा उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट होना है तो उसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। अगर किसी हाई कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट होना है, हाई कोर्ट का जज का जो अपॉइंटमेंट होना है इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो अपॉइंटमेंट होता है उसके लिए जो कलीजियम है उसके लिए 5 जजों का कलीजियम होता है। हाई कोर्ट के जजों के अपॉइंटमेंट के लिए कलीजियम होता है वो 3 जजों का कलीजियम होता है। और याद रखिएगा इसमें कहा कि जो ट्रांसफर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट इसके लिए जो कलीजियम होगा, जजेस ऑफ हाई कोर्ट इसके लिए जो कलीजियम होगा, कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे। अगर किसी हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफर करना है तो उसके लिए जो कलीजियम होगा और प्लस 2 चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे, 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। यहां पर कौन कौन से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे? एक वह हाई कोर्ट जहां से जज को ट्रांसफर किया जा रहा है उस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, और एक वो हाई कोर्ट जहां पर उस जज को ट्रांसफर किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि किसी बॉम्बे हाई कोर्ट से किसी जज को कलकत्ता हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा रहा है, तो यहां पर इस ट्रांसफर का जो डिसीजन लिया जाएगा एक कलीजियम होगा जिसमें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जज होंगे और बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये दोनों होंगे। अगर किसी जज के हाई कोर्ट का ट्रांसफर किया जा रहा है तो, और यहां पर इसमें यह कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो अपॉइंटमेंट होगा इसमें क्या होगा? प्राइमेसी होगा। किसका? प्राइमेसी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। यानी कि प्राइमेसी का मतलब क्या है? अगर सुप्रीम कोर्ट के अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अगर किसी भी नाम पर मना कर दिया, ये पर्सन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज अपॉइंट नहीं हो सकता, फिर उसका कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक, फिर उसको अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, अगर कलेजियम ने मान लीजिए कि 3 लोग कहें कि इसे अपॉइंट होना चाहिए, 2 लोग कहें अपॉइंट नहीं होना चाहिए, 4 लोग कहें कि अपॉइंट होना चाहिए, और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कह दिया कि नहीं, दिस पर्सन शुड नॉट बी अपॉइंटेड, इस पर्सन को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज अपॉइंट नहीं होना है, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज अपॉइंट नहीं होना हो सकता है ना? क्लियर है पॉइंट? तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, इसके आगे फर्दर अब आज हमारा सुप्रीम कोर्ट फिनिश नहीं हो पाया, कैग स्टार्ट ही नहीं हो पाया, तो कल हम लोग सुप्रीम कोर्ट और कैग को अब हम लोग कंप्लीट करेंगे। कल देखते हैं, फिर हो सकता है कि कल ही हम लोग गवर्नर को स्टार्ट कर लें, मे बी। बाकी कल की क्लास में देखते हैं गवर्नर स्टार्ट होता है या नहीं होता है। यहाँ पर आप लोग किसका हिंदी सेकंड का हिंदी पूछ रहे हो? सेकंड लाइन का हिंदी क्या मैंने लिखा है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, है ना? बस और क्या है इसमें? ठीक है, चलिए
यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? ठीक है, तो मिलते हैं हम आपसे कल की क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।